हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हमारा रिवीजन चल रहा था और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टिश्यू के बारे में। हमने टिश्यू स्टार्ट कर लिए हैं यहाँ पे, और क्योंकि रिवीजन है तो बहुत जल्दी से आगे बढ़ेंगे। हम बात कर रहे हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि हम यहाँ पर ओरिजिन ऑफ टिश्यू देखेंगे, बट ये जो आपके पास टॉपिक नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर प्लांट एनाटमी की बात आ जाती है यहाँ पे, और फिजियोलॉजी में अब जब आप पढ़ेंगे तो ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे। तो अभी इतनी डेप्थ में नहीं जाएंगे, आपके क्वेश्चन पेपर में इतने डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो अभी सिंपली जो हमने पढ़ा है हम उसी चीज़ को यहाँ पर क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अब देखो, ओरिजिन के बारे में अगर हम बात करें तो ओरिजिन में हमें यहाँ पर देखना होता है कि जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं उनका ओरिजिन कैसे हुआ, देन उनसे परमानेंट टिश्यू हमारे बनते हैं। परमानेंट टिश्यू से अगेन हमारे पास सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनते हैं, और उनसे फिर से क्या होगा आपने कहा। तो ऐसे ही यहाँ पे अलग अलग स्टेप्स होते हैं, जिसमें आप देखते हैं डिफ्रेंशिएशन होता है, डी डिफ्रेंशिएशन होता है एंड री डिफ्रेंशिएशन होता है। तो ऐसे जो टर्म्स है वो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे या समझेंगे जब आप क्या क्लास 11th में जाएंगे। तो देखो, अगर हम बात करें कि जो प्राइमरी, जो सबसे पहले जो टिश्यू बने हैं वो कौन से बने होंगे, एक हल्का सा आइडिया ले लेते हैं। तो वो आपके होते हैं एपिकल मेरिस्टेम, जो कि जब सीड जो होता है उसमें जर्मिनेशन होगा तो उससे क्या बनेगा, यहाँ पे रेडिकल और प्लम्यूल बनते हैं। रेडिकल से आपने कहा रूट, और प्लम्यूल से आपने कहा शूट का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर जो रूट बन रही है और जो शूट बन रहा है वो कैसे बन रहेगा, क्योंकि वहां पर डेवलपिंग क्या होंगे, डेवलपिंग सेल्स या टिश्यू होंगे। देखो क्या बात हो रही है, एक सीड है यहाँ पे ऐसा, ठीक है, ये सीड है ये, और ये आपने क्या कर दिया है, बो दिया है, ठीक है। डाइकॉट की बात हो रही है। इस सीड में अब जर्मिनेशन देखने को मिलता है, तो कुछ ऐसा जर्मिनेशन हमें देखने को मिलेगा, ये ऐसे होता है। फिर इसमें और चेंजेस आते हैं और हम देखते हैं, ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये तो सॉइल के नीचे है तो इसकी जरूरत नहीं है, ये तो पता है ना, ये सॉइल के नीचे वाला पोर्शन है। अब देखो, हमने क्या बोला है, यहाँ पर लेबलिंग करेंगे कि ये रेडिकल है और इससे रूट बन रही है, और ये प्लम्यूल है और इससे शूट बन रहा है, ठीक है। तो ये लो, ये रूट का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया है और ये शूट का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। अब शूट में आप जानते हैं, शूट सिस्टम में सारे पार्ट्स जो होंगे आपके, स्टेम, लीफ एंड जो आपके फ्लावर होते हैं, सारे ही पार्ट्स आएंगे। रूट में भी आपके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड रूट हेयर आएंगे, ठीक है। अच्छा, हमने क्या बात की थी प्रीवियस लेक्चर में, इसको मैं क्या बोलूंगी, इसको मैं पॉजिटिव, अच्छा पॉजिटिव को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे, फोटोट्रॉपिज्म, और इसको मैं बोलूंगी पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। ये टर्म अभी इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन देखो जहां पर भी टॉपिक आए, रिलेटेड जो टर्म्स आते हैं उनको समझ लेना है, क्योंकि आपके पास चैप्टर तो आएंगे, आप ये तो पढ़ेंगे ही कि क्या होता है। तो कुछ नहीं है, बस आपने कहा कि जो आपने कहा गुरुत्वाकर्षण की ओर जो गति हो रही है, तो उसमें हमने क्या कहा कि वो क्या है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है। फोटो की ओर यानी कि लाइट की ओर या सनलाइट की ओर जो ग्रोथ हो रही है उसको हम पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म को नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म कहेंगे, और पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म को नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे। समझ में आया है तो ठीक है, अदरवाइज कंफ्यूज नहीं होना है। ये मैं हटा ही देती हूँ अभी। चलो, अब हमने ये बात की थी कि जब भी यहाँ पे एक डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ का मतलब है एडिशन ऑफ न्यू सेल्स। जहां पर भी आप प्लांट ग्रोथ को देख रहे हैं, आपने कहा नई सेल ऐड हो रही हैं, इट मीन्स कि यहाँ पर भी नई सेल ऐड हो रही हैं, और इट मीन्स यहाँ पे भी नई सेल्स ऐड हो रही हैं। नई सेल्स कैसे ऐड हो रही हैं, जब हम यहाँ पे डिटेल में आप समझेंगे, क्लास 11th में जब हम जाएंगे तो अब डिटेल में समझेंगे कैसे सेल डिवाइड करती हैं। जब हम रूट के एस्पेक्ट में देखते हैं तो हमने कहा कि रूट में क्या होती है, कैसे सेल्स डिवाइड करती है। तो पीछे की जो सेल्स हैं, ये वाली जो सेल्स हैं, ये डिवाइड कर रही होंगी तभी तो नई सेल बन रही हैं, और ये जो सेल है ये डिवाइड कर रही होंगी तभी नई सेल्स बन रही हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट हैं, और डिवाइडिंग सेल्स को ही तो हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा था।
सेल्स को यानी कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहा था। देखो डिवाइडिंग सेल्स जो हैं वो मिलकर के एक टिश्यू बना रही हैं, वही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। ये विभाजोतक होता है। क्या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मेरिस्टेमेटिक सेल से बना है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स है क्योंकि डिवाइडिंग सेल्स हैं। तो हमने कहा कि ये जो सेल्स हैं जो टिश्यू बनाएंगी, अब देखो मैं कभी सेल्स बोलूंगी कभी टिश्यू बोलूंगी, कंफ्यूज नहीं करना है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, हम बात कर रहे हैं उसी टिश्यू के बारे में या उसी सेल के बारे में जिसमें डिवीजन हो रहा है। तो यहाँ पर अच्छा देखो ये शूट बनेगा, ठीक है, ये एट लास्ट जब बड़ा होगा तो ये आगे शूट बनेगा, ये रूट बनेगा। हमने कहा था शूट एंड रूट की ग्रोथ के लिए कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आपने बोला था एपिकल, आपने बोला था एपिकल, एपिकल मेरिस्टेम। तो क्या हम कह सकते हैं कि एपिकल मेरिस्टेम क्योंकि स्टार्टिंग से ही प्रेजेंट है, जब सीड था, जब उसमें जर्मिनेशन हुआ है, तो एपिकल मेरिस्टेम को क्या मैं प्राइमरी मेरिस्टेम बोल दूं? ये लो प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है। अब देखो प्राइमरी मेरिस्टेम क्या होता है, ये आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, इसमें जो ग्रोथ है वो होती चली जाएगी ऐसे, और यहाँ पर नए जो प्राइमरी मेरिस्टेम है वो ऐड हो जाएंगे, वो यहाँ पर होंगे। और आप देख रहे हैं कि कुछ जो एपिकल मेरिस्टेम है वो पीछे छूट गए हैं। यहाँ पर से ये क्या करते हैं, यहाँ पर ये ब्रांचेस का फॉर्मेशन यहाँ पे कर देंगे ऐसे, ये ब्रांचेस का फॉर्मेशन ऐसे कर देंगे। तो आपने कहा था जहां पर नोड है और जहां से कोई ब्रांच निकल रही है, क्या कहा था उसको हमने? इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहा था। देखो इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहा था, ठीक है। इट मीन्स ये भी क्या होगा आपका प्राइमरी मेरिस्टेम होगा। अब इन प्राइमरी मेरिस्टेम से जो बाद में जो जाकर के जो टिश्यू बनेंगे वो होंगे आपके सेकेंडरी मेरिस्टेम, जैसे कि लेटरल मेरिस्टेम आपके क्या होंगे यहाँ पे सेकेंडरी मेरिस्टेम होंगे। जब स्टेम की थिकनेस बढ़ती है तब यहाँ पर नए टिश्यू ऐड होते हैं। इट मीन्स लेटरल मेरिस्टेम बाद में आया है, ठीक है, पहले क्या एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम आए हैं। तो ऐसे ही आपके यहाँ पर क्या है, ऐसे ही आपके सारे जो टिश्यू हैं उनके ओरिजिन की बात हम यहाँ पर करेंगे, लेकिन अभी उसकी नीड नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को रिवाइज कर लिया है, अब परमानेंट टिश्यू को रिवाइज करते हैं। अच्छा उससे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कुछ फीचर्स हैं हमारे पास जो आते हैं, पूछे जाते हैं आपसे, आगे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखो अभी आपसे पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। Only certain parts of plants tend to grow. These tissues located in such parts are called a meristematic tissue. ये तो हमें पता है कि कुछ ही सेल्स डिवाइड करती हैं और उनको हम मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं, और इन सेल्स से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनते हैं। They can divide themselves and form a new tissue, ठीक है। They have a thin cell wall. ये जो आपके फीचर्स हैं स्टार कर लो। इनमें क्या होती है, जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, पतली होती है, पहली चीज। दे हैव डेंस न्यूक्लियस, अगेन स्टार मार्क कर लो। इनमें न्यूक्लियस डेंस होगा लेकिन इनमें साइटोप्लाज्म भी डेंस होगा, दोनों चीजें डेंस। डेंस का मतलब समझते हैं सघन, गाढ़ा, गाढ़ा जिसको हम कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म भी डेंस है एंड न्यूक्लियस भी डेंस है, लेकिन इसमें क्या होगा, वैक्यूल जो है वो एब्सेंट होगा। तो एक ही सेंटेंस में आपको तीन फीचर बता दिए हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, कि डेंस साइटोप्लाज्म है, डेंस न्यूक्लियस है एंड वैक्यूल जो है वो यहाँ पे एब्सेंट है। क्यों एब्सेंट होता है? क्योंकि सेल डिवीजन में वैक्यूल जो है वो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। वैक्यूल अगर आपने पता है आपको, तो ये है आपने कहा प्लांट सेल, ये सेल वॉल है इसकी, और ये जो इतने बड़े पोर्शन होते हैं वो वैक्यूल हैं। अब वैक्यूल ऐसे नहीं है कि खाली होंगे, यहाँ पे कुछ ना कुछ जो तरल पदार्थ है वो भरा होगा, ये स्टोर करेगा, स्टोरेज का काम करेगा। अब अगर इस सेल को डिवाइड करना है तो आपने कहा कि यहाँ पे वैक्यूल जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वैक्यूल को भी डिवाइड करना पड़ेगा। वहीं एक और सेल है ये वाली, ये सेल है, ये इसकी सेल वॉल है और यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे कोई वैक्यूल नहीं है। तो ये इजीली क्या करेगा, ये न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे और यहाँ से साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, ये एक सेपरेट सेल है, ये एक सेपरेट सेल बन जाएगी, ठीक है, क्लियर है। अब आपने कहा कि इनको तीन पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, एपिकल है, लेटरल है और इंटरकैलरी है। ये तो हम पढ़ चुके हैं ये। चलो तीनों में देखो डिफरेंस क्या है वो देखो। एपिकल जो है आपने कहा फर्स्ट वन, जो फर्स्ट कॉलम है उसमें बोला गया दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स इन द प्लांट्स, दे आर फाउंड ऑन द टॉप्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम जो है वो बेसिकली किसके लिए है, स्टेम की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, शूट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रूट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नई ब्रांचेस जो आती हैं वो लेटर मेरिस्टेम से आएंगी, लेकिन एपिकल से ही आपका क्या होगा, इंटरकैलरी।
एपिकल से ही आपका क्या होगा, इंटरकैलरी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब आप इंटरकैलरी पे आओ। These tissues are present at internodes of stem regions between the place which leaves attached। तो ये इंटरनोड पे पाए जाएंगे, यहाँ से लीफ निकलेगी, यहाँ से ब्रांचेस निकलेंगी, जो आपका इंटरकैलरी होगा। अब लेटरल पे आप ये क्या करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द मिडिल पार्ट ऑफ द स्टेम एंड हैंस आर फाउंड देयर। ये स्टेम की थिकनेस को बढ़ाने के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इजी है, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है हमें। चलो, अब हमने यही सेम रीजन बोला था कि क्यों वैक्यूल नहीं पाए जाते। आपका यही क्वेश्चन है, व्हाई आर देयर नो वैक्यूल्स इन द इंटरकैलरी मेरिस्टेम, यानी कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम में रिक्तिकाएं क्यों नहीं होती हैं। पढ़ो एक बार, रीड करो। चलो, तो आपने यहाँ पे रीड कर लिया होगा। हमने कहा कि यहाँ पे जो वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड इन द वाटर। ठीक है, the intercalary tissue do not store them, they are rather responsible for manufacturing them. Moreover, vacuole contain sap which provides a rigidity to cell. This property of vacuoles may not allow the intercalary tissue to divide and manufacture new cells, hence vacuoles are not present in them। अपनी का राजधानियां पानी में भोजन के भंडारण के लिए जिम्मेदार होती हैं, इंटरकैलरी ऊतक इन्हें संग्रहित नहीं करते हैं, वे उनके निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, इसके अलावा राजधानियों में रस होता है जो कोशिकाओं को कठोरता प्रदान करता है। रिक्तिकाओं की यह जो गुण है, ठीक है, ये क्या होगा, ये गुण जो होगा अंतरकोशिकीय ऊतकों को विभाजित करने और नई कोशिकाओं के निर्माण करने की अनुमति नहीं दे सकता है, अतः इनमें रिक्तिकाएं उपस्थित नहीं होती हैं। चलो, अब आ जाओ परमानेंट टिश्यू पे। तो हमने एक टर्म अभी कुछ देर पहले पढ़ा था, डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, तो देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है परमानेंट, जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उनसे परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। अब इनमें से कुछ ऐसे टिश्यू होंगे जो अगेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिवाइड होते हैं। ठीक है, ऐसा जैसे परमानेंट टिश्यू है तो इनमें कोई डिवीजन नहीं है, लेकिन फिर से ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कन्वर्ट होते हैं, जिसको हम सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहेंगे। अब ये सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अगेन आपने का परमानेंट टिश्यू में भी कन्वर्ट होते हैं। तो इतने डीप में अभी हमें नहीं जाना है, बस जो टर्म है डिफरेंशिएशन वो ध्यान रखना, वो पूछा जाता है। देखो, आपने कहा था सेल that formed by the meristematic tissue often have to take a certain role in the plant and thus they lose their ability to divide and form a more cells. They then become the permanent tissue of the plant। आपने कहा जो विभजोतक ऊतकों द्वारा बनने वाली कोशिकाओं को अक्सर पौधे में एक निश्चित भूमिका निभानी पड़ती है। इस प्रकार वे विभाजित होने और अधिक कोशिकाओं बनाने में अपनी क्षमता खो देते हैं, फिर वे पौधे के स्थायी ऊतक बन जाते हैं। अब जो टर्म आया है डिफरेंशिएशन या विभेदन, इसको समझो, इसमें क्या है। The process by which cells of the meristematic tissue convert themselves into a permanent tissue by taking a fixed shape, size and function is called differentiation। यानी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विभजोतक ऊतकों की कोशिकाएं एक निश्चित आकार और कार्य करके स्वयं को स्थायी ऊतक में परिवर्तित कर लेती हैं, उसको हम विभेदन कहते हैं। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट है टर्मिनोलॉजी जो है, जो नए टर्म्स हमारे पास आते हैं, जैसे कि डिफरेंशिएशन, जैसे कि डी डिफरेंशिएशन भी आप पढ़ेंगे इसी टॉपिक में, लेकिन अभी नहीं पढ़ना है, अभी सिर्फ डिफरेंशिएशन को पढ़ेंगे। देन डी डिफरेंशिएशन इससे रिलेटेड है, री डिफरेंशिएशन इससे रिलेटेड है। ठीक है, चलो, डिफरेंशिएशन को पढ़ना है और समझना है। एक बार आप लोग रफ में नोट भी कर लेंगे। चलिए आगे बढ़े, परमानेंट टिश्यू से रिलेटेड जो फर्स्ट टर्म हमारा आया है, क्या हो। देखो, परमानेंट टिश्यू हमने कहा कि दो टाइप के होते हैं, जिसमें एक तो है सिंपल और एक है कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल में सेम है कि जब एक जैसे टिश्यू, एक जैसे सेल से मिलकर के जो टिश्यू बना है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर सारी कोशिकाएं एक जैसी हैं, ये हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू होगा। यहाँ पर हमने कहा कुछ जो सेल्स हैं वो राउंड हैं, कुछ आपने का इलोंगेटेड है, कुछ जो पॉइंटेड हैं, जो उनकी उसके एंड है वो पॉइंटेड हैं। तो अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर के ये टिश्यू बना हुआ है, तो इसमें हम इसे क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहेंगे। सबसे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने बात की है पैरेन्काइमा के बारे में। देखो,
बहुत ज़्यादा खींचेंगे नहीं क्योंकि रिवीजन है हमारा, तो इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टर्स है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। पैरेन्काइमा जो है आपने कहा, क्योंकि प्लांट टिश्यू के बारे में बात करें तो सेल वॉल इसकी सेलुलोज से ही बनी होगी, ठीक है। दूसरी जो चीजें हमने की है, हमने कहा ये जो टिश्यू है वो लिविंग सेल से मिलकर के बना है, तो जो पैरेन्काइमा है वो आपके क्या होगा, लिविंग सेल से मिलकर के बना होगा, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे आपने कहा ये लूजली पैक्ड होते हैं, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है, जैसे कि हम इमेज में देख सकते हैं कि इनके बीच में क्या ऐसा नहीं कि टाइटली पैक्ड है, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है। एक चीज ध्यान रखना, अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बात कर रहे थे तो वहां पर इंटरसेलुलर स्पेस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। एक और कैरेक्टर वहां पे नोट कर लेना, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आपके हैं वहां पर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, लेकिन कहाँ पर है, पैरेन्काइमा में है। पैरेन्काइमा कौन सा है, आपने कहा परमानेंट टिश्यू है, ठीक है। आपने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, ये अलग अलग शेप का हो सकता है, जैसे कि ओवल है या स्फेरिकल है या पॉलीगोनल शेप का यहाँ पर हो सकता है। इसमें साइटोप्लाज्म कैसे, डेंस साइटोप्लाज्म है विद अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। साइटोप्लाज्म डेंस है यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पर क्या आ गए हैं, सेंट्रल वैक्यूल आ गए हैं, वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है। जो हमारे पास पैरेन्काइमा आता है, सिंपल पैरेन्काइमा, देखो अब पैरेन्काइमा में हमने ये देखा कि पैरेन्काइमा में देखो हमने क्या देखा, ये तो है वो पैरेन्काइमा जिसके बारे में हमने बात की है कि यहाँ पर जो पैरेन्काइमा है उसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है, ठीक है। डिफरेंट शेप हो सकती है, ओवल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, ठीक है। इसमें अब सेंट्रल वैक्यूल आ गए हैं, ये सेंट्रल वैक्यूल है, ये इसका न्यूक्लियस होगा, ये सेल मेम्ब्रेन होगी और ये आपका सेल वॉल होगी, ठीक है। ऐसे नहीं देखना है कि बहुत सारे सर्कल कहाँ से आ गए हैं, ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये वैक्यूल है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये तो है एक नॉर्मल पैरेन्काइमा, और इसका फंक्शन होगा यहाँ पे स्टोरेज करना, जो फूड है यहाँ पे वो स्टोर करना, जो भी चीजें यहाँ पे संग्रह की होंगी वो पैरेन्काइमा करेगा। अगर ये पैरेन्काइमा अपने आप में क्लोरोफिल को यहाँ पे स्टोर कर ले तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे न्यूक्लियस और वैक्यूल भी होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अभी हमने कहा कि ये जो पैरेन्काइमा है अब इसने क्या कर दिया, क्लोरोफिल को यहाँ पर स्टोर कर लिया है, ठीक है। अब इसका जो फंक्शन होगा स्टोरेज का होगा, लेकिन अब ये क्या परफॉर्म कर पा रहा है, एक और प्रोसेस को परफॉर्म कर पा रहा है जिसको हम कह रहे हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। एक और काम इसका बढ़ गया है और नाम क्या दिया है इसको, क्लोरेन्काइमा, क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो इसको हमने क्या बोला है, क्लोरेन्काइमा बोला है। अगर ये जो पैरेन्काइमा है हमने कहा इसके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो जैसे कि आपको इस इमेज में दिखाया है कि ये एक पैरेन्काइमा है, नॉर्मल पैरेन्काइमा, और इनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस है ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है, तो एयर वहां पे प्रेजेंट होगी, याद करने का तरीका है, तो उसके बीच में एयर ज्यादा होगी, तो अब हमने इसे क्या बोला है, एरेन्काइमा बोला है। तो पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा, तीन टाइप के हमारे पास आते हैं यहाँ पर सिंपल टिश्यू, कौन से, जो पैरेन्काइमा है। तो बेसिकली पैरेन्काइमा के दो पार्ट हम पढ़ रहे हैं, एरेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा। ये एरेन्काइमा जो होता है वो एक्वेटिक प्लांट्स में पाया जाता है, जो जलीय पौधे होते हैं, और उन्हें बायोन्सी प्रोवाइड करता है, यानी कि तैरने में ये मदद देगा। क्लियर है, इजी है। लो, ये आपका क्लोरेन्काइमा है, ये आपका एरेन्काइमा है यहाँ पर। चलो एक बार आप लोग रीड कर लेंगे, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, ये तो हमारा होता है पहला सिंपल परमानेंट टिश्यू। देन सेकंड जो हमारे पास आता है कॉलेनकाइमा, यहाँ पे आता है। कॉलेनकाइमा के जो फीचर्स है, पहला जो फीचर हमें बताया है कि ये भी लिविंग सेल से बना होता है, ठीक है। सेल्स ऑफ कॉलेनकाइमा आर लाइव, दे आर ओवल एंड इलोंगेटेड एंड टाइटली पैक्ड विद नो इंटरसेलुलर स्पेस। दोनों में एक डिफरेंस हमें मिल गया है पैरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा में, कि इनमें जो डिफरेंस है वो नहीं होता, डिफरेंस जो है वो किसका है, इंटरसेलुलर स्पेस का है। इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, जबकि पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस होगा। दोनों में सिमिलैरिटी भी मिली है, वो क्या है कि दोनों लिविंग सेल से मिलकर के बने होते हैं। अब आपने कहा कि ये कहाँ पाए जाते हैं, फाउंड बिलो द एपिडर्मिस इन लीव्स एंड स्टेम। पत्तियों और तनों के जो एपिडर्मिस है उसके नीचे ये पाए जाते हैं। काम क्या है इनका, तो पहला हमने कहा था ये फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, जैसे हमने स्टेम देखा होगा, कई बार हम क्या करते हैं, झूला झूलते हैं, जो स्टेम होती है, जो स्टेम के जो ब्रांचेस होती हैं, या जैसे कोई ऐसे स्टेम भी होती है जो पतली होती है और आपने क्या किया, उस पर झूला लगा दिया है, ये ब्रांचेस जो हैं नॉर्मली,
तो उसमें आपने देखा कि जब आप झूला झूलते हैं तो वो जो ब्रांच है, वो जो शाखा है, वो नीचे आ जाती है। जैसे ही आपने उसे छोड़ा, वो शाखा फिर से अपने एक्चुअल पोजीशन पे चली जाती है। तो उसको कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, जो कि कौन देगा? कॉलेनकाइमा देता है। तो आपने कहा दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट सो दैट दे कैन बी बैंड विदाउट ब्रेकिंग। ये बैंड हो सकते हैं बिना टूटे हुए। दूसरा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है यहाँ पर, ठीक है। और तीसरा जो हमारे पास सिंपल परमानेंट टिश्यू आता है, दैट इज, अच्छा ये इमेजेस है, ठीक है, दैट इज स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा जो है वो दो टिश्यू से, दो कौन कौन से, पैरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा से कैसे अलग है? क्योंकि ये डेड टिश्यू है, ठीक है। ये टिश्यू कैसा होगा? डेड होगा, क्योंकि डेड सेल से मिलकर के बना है। पहला डिफरेंस तो ये है। ये जो स्क्लेरेनकाइमा है वो दो से अलग कैसे होता है? क्योंकि ये डेड सेल से मिलकर के बना होता है। आपने कहा ये नैरो होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। सेल वॉल जो होती है इसकी, वो लिग्निन से बनी होती है। ये इंपॉर्टेंट है, लिग्निन के बारे में बात की थी हमने। सेल वॉल जो है वो लिग्निन, जहां पर लिग्निन होगा, जहां पर लिग्निन प्रेजेंट होगा, वहां से कोई सब्सटेंस अंदर या बाहर नहीं जा सकता है। जैसे कि अगर हमने कहा कि कोई ऐसा पोर्शन है और यहाँ पे पूरे में लिग्निन भरा हुआ है, इट मीन्स कि ये डेड होगा, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? डेड कहेंगे। लेकिन अगर ऐसे है और यहाँ पे लिग्निन है, यहाँ पे लिग्निन है, यहाँ पे लिग्निन है, इट मीन्स की चीजें अंदर या फिर बाहर जा सकती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्लेरेनकाइमा की जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर के बनी होती है? लिग्निन से मिलकर के बनी होती है, जो काफी स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस होता है, विच मेक्स इट हार्ड, जो इसे हार्ड बनाता है। स्क्लेरेनकाइमा आर फाउंड अराउंड अ वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल में पाए जाएंगे, वेन्स में पाए जाएंगे, वेन्स जो कि आपने लीफ में देखी होंगी, वेन्स पाई जाती हैं, ठीक है। वेन्स ऑफ लीफ इन हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स, जो सीड होते हैं, जो बीज होते हैं, उसकी जो हार्ड कवरिंग होती है, जो नट्स होते हैं उनकी जो कवरिंग होती है, जो नारियल जो होता है उसके नारियल के जो रेशे होते हैं, वो सभी स्क्लेरेनकाइमा से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। फंक्शन सबसे पहला तो यही है कि हार्ड जो पार्ट होते हैं उनको बनाने में मदद करता है, जो कि सुरक्षा देंगे। और दूसरा है यहाँ पे मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो ये हमारे आते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल का मतलब है कि सेम टाइप के जो सेल्स हैं उनसे बने हुए रहते हैं। चलो, अब तीनों में कंपैरिजन करो, तीनों का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, उसको एक बार आप लोग देख लेंगे। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं परमानेंट टिश्यू, जो कि दो हमने वहाँ पे पढ़े हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। अच्छा, जाइलम और फ्लोएम का फंक्शन हमने कई बार देखा है कि जाइलम का काम क्या है, फ्लोएम का काम क्या है। जाइलम जो है वो यहाँ पे वाटर को ट्रांसपोर्टेशन, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, एंड फ्लोएम जो है फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। जिसमें हमने कहा था जाइलम में जो मूवमेंट होती है वो यूनिडायरेक्शनल होगी, और फ्लोएम में जो मूवमेंट होती है वो बाई डायरेक्शनल होगी। बाई डायरेक्शनल का मतलब है कि ऊपर भी और नीचे भी यहाँ पर होता है, ठीक है। जैसे कि हम इमेज में देख सकते हैं, ये हमारा जाइलम है और ये हमारा फ्लोएम है, ठीक है। जाइलम में जो गति हो रही है वो सिर्फ ऊपर की ओर हो रही है, एक ही दिशा में यहाँ पर हो रही है, ठीक है। ये एक ही दिशा में जो है वो गति हो रही है, एक ही दिशा में, यानी कि ऊपर की ओर जो होती है, साइड के जो पार्ट्स हैं उनको दिया जा रहा है पानी, लेकिन नीचे नहीं आ रहा है। अगर हम बात करें फूड के बारे में, तो फूड आपने का लीफ से ऊपर भी भेजा जा रहा है तो नीचे भी भेजा जा रहा है, तो ये बाई डायरेक्शनल यहाँ पर होता है, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन ऊपर की ओर कैसे होता है, इसमें भी हमने एक टॉपिक पढ़ा था। चैप्टर ये नहीं था, चैप्टर कुछ और था, जिसमें हमने बोला था कि ट्रांसपिरेशन पूल हमारे पास टॉपिक आया था। क्या होता है, एक बार आप लोग उसे पढ़ के लेकर के आएंगे। चलो, होमवर्क में क्या है कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में आप लोग को एक बार रिवाइज करके लेके आएंगे। तो चलिए, आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।